हेलो बच्चों। तो यार देखो, थॉमसन साहब ने और रदरफोर्ड साहब ने हमें एटम की एक मोटी मोटी पिक्चर तो दे दी। ये बता दिया चैडविक के साथ मिलके कि भाई 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस नाम की एक जगह रहती है एटम में जो बहुत 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 छोटी है, वहां पे रहते हैं। चलिए, अब क्या है कि कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड के मॉडल में। जैसा कि हमने देखा कि रेडिएशंस एमिट करता है एक चार्ज्ड पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, जैसा रदरफोर्ड के मॉडल में हो रहा था। तो उस मॉडल को हमको रिजेक्ट करना पड़ा। अब अगला सवाल यह आता है कि फिर सही मॉडल किसने दिया। अब वो सही मॉडल को समझने के लिए हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी जिंदगी में। ठीक है, थोड़ा सा डिटूर है, सीधे सीधे रास्ते से जाने की जगह थोड़ा सा लंबा रास्ता लेके जाएंगे, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना कुछ भी नहीं है, हम पहले डीप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, पहले चीजों को अंदर से समझेंगे, तसल्ली से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरह के नेचर होते हैं किसी भी चीज के। पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। कौन सी चीज वेव है, कौन सी चीज पार्टिकल है, मतलब जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है वो वेव नेचर शो कर रहा है कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, ये डिबेट बरसों तक चली। महान से महान साइंटिस्ट, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, श्रोडिंगर हो, हाइजेनबर्ग हो, रदरफोर्ड हो, और भी जितने महान साइंटिस्ट, आप सीवी रमन साहब हो, जितने जेसी बोस साहब हो, जितने भी महान महान साइंटिस्ट थे, सबके बीच में लगता चलता रहा प्लैंक, मैक्सवेल, नहीं ये वेव है, नहीं ये पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है। तो हमारे लिए एटम को अगर समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझें कि पहले तो वेव नेचर क्या होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर क्या होता है। आज का जो लेक्चर है वो टोटली 100% डिवोटेड रहेगा वेव को। आज हम वेव को नमस्ते करेंगे, सत श्री अकाल करेंगे। ठीक है, आज हम वेव को समझेंगे, हाय हेलो करते हैं वेव के साथ। हम सब ने वेव्स बनती हुई देखी है। हम समुद्र के पास जाते हैं छुट्टियां मनाने, गोवा, केरला या फिर उधर बंगाल साइड में या चेन्नई साइड में, वहां पे हम देखते हैं कि यार समुद्र में लगातार वेव्स आ रही हैं। या फिर हमारे घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, हम ऐसे पत्थर फेंक देते हैं, वहां पे वेव्स बनती हुई दिखती हैं। या फिर रस्सी को हम ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें वेव्स बनती हुई दिखती है। तो एक वेव का जो आइडिया है ना, वो हम सबके पास है, हम जानते हैं, हमने फील किया हुआ है कि वेव क्या होती है। आपको एक पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वेव्स के। हमारे लिए एटम को समझने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वो ही करेंगे। आप फिजिक्स में एक वेव ऑन स्ट्रिंग नाम का चैप्टर, साउंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ोगे, वहां पे सारांश सर बहुत डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस आपका करवाएंगे। तो अगर अभी कुछ कुछ गैप्स भी रह जाएं, क्योंकि हम इतना डिटेल में फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको करीब 30 से 40 घंटे लगेंगे वो चीज को समझाने के लिए, हम यहाँ पे एक 25-30 मिनट का एक लेक्चर में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा बस इसको हम मजे के लिए पढ़ रहे हैं, एक हमारे को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहने वाला है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो पहले वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई वेव थ्योरी क्या बोलती है वेव्स के बारे में, क्या होती है वेव्स। वेव बड़ी एक स्पेशल चीज होती है, कुछ इस तरीके की दिख रही है आपको यहाँ पे, ऐसे ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। जिंदगी भी ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो वेव भी ऐसे ही होती है। क्या होती है भाई वेव की डेफिनेशन? वेव की डेफिनेशन होती है कि वेव एक फिनोमिना है वेव एक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर का स्पेस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर विदाउट ट्रांसफर ऑफ बल्क ऑफ द मीडियम। अब बड़ी भारी डेफिनेशन है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रही। छोटा सा एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं। ये क्या है भाई? सनसेट या सनराइज, पता नहीं लगा सकते हम, जो भी है। पर यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमारे को फोकस करना है, ज्यादा बादल वादल नहीं देखना है आपको, सन पे फोकस करना है। सन हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, पर उसकी एनर्जी हमारे तक आ जाती है। क्या पूरा सन हमारे पास आ रहा है क्या? नहीं, सन से निकली हुई वेव्स हमारे पास आ रही हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? सन हमारे पास नहीं आ रहा, सन से वेव निकल के हमारे पास आ रही है। तो सन तो जैसा है वैसा ही है। सन तो वहां पे बैठा बैठा खत्म हो नहीं रहा कि भाई सन में से कुछ कुछ एक्चुअली में निकल के हमारे पास आ रहा है, नहीं, वेव आ रही है। तो सन की एनर्जी हमारे तक आ रही है बिना सन के खुद के हमारे पास आए हुए। ये इतनी जादुई मैजिकल सी चीज है। सन खुद नहीं आया, मतलब डिलीवरी बॉय खुद नहीं आया, एक्चुअल में मास या फिर एक्चुअल में कोई पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, वो हुए बिना भी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती है जिसमें बल्क ऑफ द मीडियम, बल्क ऑफ द मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, फिर भी एनर्जी और मोमेंटम हमारे पास तक पहुंच रही है,
उसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलते हैं भाई? उसको वेव बोला जाता है। आया समझ में? सूरज हमारे पास नहीं आया, पर उसकी एनर्जी हमारे पास आ गई। कैसे आई? वेव के थ्रू आई। वेव ने क्या किया? सन से अर्थ पे स्पेस के थ्रू ट्रैवल किया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, जैसे सन से अर्थ पे आ रही है। पर जैसे वाटर की वेव्स हैं, वो एक्चुअली में किसी स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि भाई बल्क ऑफ द मीडियम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसको मीडियम चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता है। ये दोनों तरह से ट्रैवल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेव किस टाइप की है। आया समझ में? तो जैसे यार हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है ना, 5 उंगलियां होती है, मतलब अंगूठे को मिला के बोल रहा हूं, 1 नाक होती है, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है। वैसे ही वेव के भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम वेव को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, तू वो वाले टाइप का वेव है क्या? ओहो, तेरा नाम क्या है? अच्छा, तू इस वाले टाइप का वेव है। ओ, तेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तेरी वेवलेंथ कम है, तेरा वेव नंबर थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसी बातें करते हैं हम वेव के लिए। तो किसी को भी जानने पहचानने के लिए उसके जो फीचर्स होते हैं उसको जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है। हमारे मोबाइल फोन में फीचर कैसे देखते हैं? अच्छा, 24 मेगापिक्सल कैमरा है, 256 GB की मेमोरी है, ओहो हो इतना शानदार तगड़ा वाला प्रोसेसर है, एंड्रॉइड का वर्जन ये है, ओहो क्या बात है। तो ऐसे हम मोबाइल को जानते पहचानते हैं। सिमिलरली वेव को जानने पहचानने के लिए कुछ 5-6 क्वांटिटीज होती हैं। किसी भी वेव को यूनिकली डिफाइन और डिटरमाइन करने के लिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी होती है उसको हम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं, वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है वेवलेंथ। ग्रीक सिंबल लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा, LAMBDA। ये जो है ना, ये उल्टा सांप टाइप का कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिफाइन किया जाता है। क्या होता है भाई एक वेवलेंथ? देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है। एक सिंगल वेव की लेंथ, क्या बोल रहा हूं? एक सिंगल वेव की लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ, एक सिंगल वेव की लेंथ। ठीक है, हम एक सिंगल वेव की लेंथ नापते कैसे? ये आपको 2 पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, लाइन के ऊपर जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं, इन दोनों पहाड़ के जो पीक है उनके बीच का डिस्टेंस, इसको बोला जाता है एक वेव। एक वेव की वेवलेंथ। तो ये जो लैम्डा डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। कैसे नापते हैं? आप कोई भी 2 पीक ले लो वेव के एडजेसेंट वाले, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भाई एक पीक आया, फिर क्या दिख रहा है? एक क्रेस्ट आया, मतलब इसको पीक को हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट आया, फिर उसके बाद वेव नीचे गई नीचे गई नीचे गई, सबसे लोएस्ट वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रो, वो आया, फिर वापस से एक क्रेस्ट आया। तो 2 क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, उसको बोला जाता है एक वेवलेंथ और डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट्स और नियरेस्ट ट्रफ्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इसको हम मेजर करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है जनरली, जो हम क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो वेवलेंथ होती है, एक सिंगल वेव की जो लेंथ होती है वो 10⁻⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम, या फिर 10⁻⁻12 मतलब पिकोमीटर, या फिर 10⁻⁻9 मीटर मतलब नैनोमीटर। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए। ये आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। तो वेवलेंथ आपको समझ में आया? एक बार वापस से पीछे जाते हैं। वेवलेंथ आपको समझ में आया? पक्का? नहीं आया तब तक आगे मत बढ़ना क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब 2 नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर 2 नियरेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम जिस तरह से नापेंगे उसको हम बोलेंगे लैम्डा। वो जो डिस्टेंस आएगा, इट कैन बी एनीथिंग, और जनरली इसको मेजर करते हैं पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस यूनिट में काम करना चाहते हैं। ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है। यहां पे क्योंकि लेंथ बहुत छोटी छोटी है तो हम नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर में इसकी बात करते हैं। चलिए ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे काम की, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारे काम की क्वांटिटी है दैट इज वेव नंबर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। बहुत सिंपल है, देखो एक वेव की मान लो लंबाई आधा मीटर है, ठीक है, और हमारा जो यूनिट लेंथ है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगी? मैं क्या बोल रहा हूं,
1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। वापस से बोलता हूं, वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगी। अगर एक वेव आधे मीटर की है तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी सर? 2। एक वेव अगर 1/4 मीटर की है तो कितनी वेव्स आएंगी 1 मीटर में? 4। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा? 4। जब वेव आधे मीटर की थी तो वेव नंबर कितना हो गया? 2। इसका मतलब अगर मान लो मेरी वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, समझना बहुत ध्यान से, वेव की जो लंबाई है, वेव की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगी? 1/λ वेव्स। कैसे किया? देखो, जब वेवलेंथ 1/2 मीटर थी, क्या बोल रहा हूं मैं? वेवलेंथ जब 1/2 मीटर थी, मतलब यार आधे मीटर की वेव है, इसका मतलब क्या है? जब भी हम बोलते हैं एक वेव अपने आप आपके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए कि एक वेव का मतलब एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, प्रतीक सर बोल रहे हैं कि एक वेवलेंथ, जितनी लेंथ की वेव को हम बोलते हैं एक वेव। तो अगर आधा मीटर की वेव थी, आधा मीटर की वेवलेंथ की वेव थी, तो 1/1/2 मीटर। ठीक है, तो मेरी नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई? 2। ठीक है, 1/4 की थी तो 1 मीटर बाय 1/4 मीटर, तो वेव नंबर कितना हो गया? 4। 1/8 की है तो वेव नंबर कितना हो जाएगा? 1/1/8 8। 1/16 की है तो 16। तो लैम्डा मीटर की एक वेव, तो 1 मीटर में कितनी वेव? 1/λ। तो जब भी हमको वेव नंबर निकालना होता है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है, न्यू बार, वी बना के उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, एक डंडा खिंचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम वेव नंबर। ठीक है, तो ये इमेज है, ये आपकी एक वेव हो गई। ये क्या है? दिस इज अ वन वेव। आपको ये पिक्चर अपने दिमाग में घुसा के रखनी है। क्या करना है? आपको ये पिक्चर अपने दिमाग में घुसा के रखनी है। ये एक वेवलेंथ जितनी वेव है, ये कितनी है? ये एक सिंगल वेव है। अब 1 मीटर में इसके जैसी कितनी वेव्स होगी? 1/λ। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? वेव नंबर। तो दो क्वांटिटी हमको समझ में आई, वेवलेंथ, एक वेव की कितनी लेंथ है, और दूसरा एक यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं, वो हो गया वेव नंबर। ये दो चीजें समझ में आई? पक्का? तो ये तो हमने बात करी लेंथ की और नंबर की। अब हमारा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से समझना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, अगले 5-6 लेक्चर में आप लगातार वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में सुनते रहोगे। तो बहुत ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है? नंबर ऑफ वेव्स जो पास करती है थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसको अपन ऐसे समझते हैं, मान लो मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, ठीक है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर एक डब्बा को हम मान सकते हैं कि वो एक वेव है। डब्बा इज इक्वल टू वेव। मैं एकदम खड़ा हूं, एकदम सामने मेरे जो पॉइंट है उससे मैं फोकस कर रहा हूं कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितने डब्बे पास हो गए। मेरा यूनिट टाइम में 1 सेकंड ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी 1 सेकंड ले लेता हूं, कितने डब्बे इससे पास हुए। ठीक है, तो मैं कैसे गिनूंगा भाई? एक डब्बा है पास हुआ पूरा का पूरा, तो वो एक डब्बा गिना जाएगा। फिर दूसरा डब्बा पूरा का पूरा पास हुआ तो दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा पूरा का पूरा पास हुआ तो तीसरा डब्बा कहलाएगा। तो ऐसे कितने डब्बे पास हो गए 1 सेकंड में, वो मेरी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है सम नंबर पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे हमारे स्पोर्ट खेलने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम पर डे। हम एक बार लॉन टेनिस खेलने जाते हैं तो हमारी स्पोर्ट खेलने की फ्रीक्वेंसी होगी 1 टाइम पर डे। हमारे खाना खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैं 4 बार खाता हूं, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम को टिफिन, फिर डिनर, तो 4 टाइम्स पर डे। ठीक है, आ रहे समझ में? सनराइज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम पर डे। सनसेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम पर डे। सिमिलरली जब हम वेव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कितनी वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है 1 सेकेंड में, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसको बहुत एक फेमस साइंटिस्ट हुए हर्ट्ज, उनके ऑनर में इसका, उन्होंने इस पे बहुत काम किया था फ्रीक्वेंसी वगैरह पे, तो उनके ऑनर में हमने इसके यूनिट को नाम दे दिया हर्ट्ज। हर्ट्ज इज बेसिकली सेकंड इनवर्स। ठीक है ना? तो क्या है? नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का इतना सिंपल सा डेफिनेशन होता है, एक पॉइंट पे इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। बढ़िया, क्लियर हुआ? तो ये एक वेव है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास हुई, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी।
क्या होगी वो? फ्रीक्वेंसी। यहां पे हमने टाइम का एक फैक्टर लेके आए, देखो अभी 1 सेकंड में कितनी वेव्स, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। 1 मीटर में कितनी वेव्स, वो हो गया वेव नंबर। क्लियर? पक्का? और एक वेव की लेंथ कितनी, वो हो गया वेव लेंथ। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, शानदार। ठीक है, तो ये लैम्डा अपनी इसकी वेवलेंथ है। अगली क्वांटिटी जो है वो टाइम पीरियड है, विच इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। एक वेव को एक पॉइंट के थ्रू पास होने में कितना टाइम लगता है, या फिर टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। तो ये 1 बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मेरे आंखों के सामने से यहां से एक डब्बा जा रहा है, ठीक है, उस डब्बे को पास होने में कितना टाइम लगा, ये मैं कैसे पता लगाऊं? या तो मेरे पास घड़ी हो तो मैं नाप लूंगा, या फिर अगर मेरे को कोई ये बता दे 1 सेकंड में कितने डब्बे निकले, तो मैं क्या करूंगा? 1 अपॉन वो नंबर कर दूंगा। क्लियर? यार मैं 1 अपॉन वो नंबर कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ना कि एक डब्बे को कितना टाइम लगा। मान लो एक डब्बे को 1/10 सेकंड लग रहा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सोच के बताओ। 1 सेकंड में कितने डब्बे निकलेंगे? एक को 1/10 लग रहा है, तो 1/10 इंटू एक डब्बे को 1/10 ऑफ अ सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितने डब्बे निकलेंगे? 1/1/10, 10 डब्बे निकल जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई 1 सेकंड में 20 डब्बे निकलते हैं, तो एक डब्बे को कितना टाइम लगा? 1/20। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/20। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है इसको बुलाता है न्यू। क्या बुलाता है? न्यू। न्यू, ये भी सब ग्रीक है, यहां पे सब कुछ ग्रीक चल रहा है अभी, ठीक है, ग्रीक नोटेशन चल रहे हैं। तो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप फॉर्मूला याद कर लो बस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वैसे भी कंफ्यूजन के लिए कुछ है नहीं भाई, बहुत सिंपल है ना यार। ये बताओ, एक सिंगल वेवलेंथ जितनी वेव को एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा, दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड। मैथमेटिकली वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाता है। सो दिस इज अ टाइम पीरियड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव बहुत सिंपल है। एक सेकंड में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोलते हैं? वेव की वेलोसिटी। तो नॉर्मल वेलोसिटी की डेफिनेशन है। किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो वेव की भी क्या होगी? वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। क्लियर? पक्का? जैसे मान लो किसी वेव की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेवलेंथ 2 मीटर है, तो 1 सेकंड में ये वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितने, मतलब 1 सेकंड में ये जो वेव है ये कितने वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी? आप टोटल 100 मीटर पर सेकंड कवर कर रहे हो, वेवलेंथ आपकी 2 मीटर है, तो एक वेव 2 मीटर की है, पूरी की पूरी वेव 100 मीटर आगे खिसक गई, तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स आगे बढ़ गई 1 सेकंड में, ये हमको निकालना है। बस सिंपल है, 100 डिवाइडेड बाय 2। यार एक बार बताओ, एक डब्बा मेरा 2 मीटर का है, मैं बोल रहा हूं कि पूरी ट्रेन 100 मीटर आगे चली गई, तो कितने डब्बे आगे चले गए 1 सेकंड में? 50 डब्बे, क्योंकि एक डब्बे की लेंथ 2 मीटर, पूरी की पूरी ट्रेन 100 मीटर आगे खिसकी, तो कितने डब्बे निकले? 100/2। क्लियर? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला और होता है स्पीड अपॉन लेमडा। क्या होता है? c/λ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे लेक्चर को, इसीलिए बिल्डअप किया गया था। इस एक फॉर्मूला को आपको अपने दिमाग में याद करना है, लिख लेना 100 बार, c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्या आ गया भाई? 50 वेव्स पर सेकंड, और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। न्यू इज इक्वल टू c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव अपॉन उसकी वेवलेंथ। क्लियर? काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वांटिटी होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताती है भाई? हाइट कितनी है क्रेस्ट की, या डेप्थ कितनी है एक ट्रो की, एक वेव की। सिंपल क्वांटिटी है, ये ज्यादा काम नहीं आने वाली है आगे, बट पूरी तरह हमको वेव को जानना है, इसलिए हमको ये सारी चीजें जाननी थी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये आपको जो एरो से, व्हाइट एरो से जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया जो आपको सामने दिख रहा है। भैया हम बोल रहे हैं कि एक वेव की इतनी स्पीड होती है, या फिर अगर हम खुद से भी इमेजिन करें, कभी सोच के देखो कि यार हमारी ट्रेन इतनी स्पीड पे चलती है, क्या कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट है क्या कि भाई इससे तेज तो आप जा ही नहीं सकते हो? क्या यूनिवर्स ने कोई स्पीड लिमिट लगा रखी है? जैसे हमारे हाईवेज पे स्पीड लिमिट होती है कि भाई 100 से ऊपर नहीं चलाना, 90 से ऊपर नहीं चलाना, 80 से ऊपर नहीं चलाना, डिपेंडिंग ऑन हाईवे की क्वालिटी कितनी है, बीच में कितने गांव आ रहे हैं। तो
क्या यूनिवर्स ने भी कोई स्पीड लिमिट लगा रखी है? ये चीज आइंस्टाइन ने निकाली। उन्होंने बोला कि हां, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, वो यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, आप उससे तेज नहीं जा सकते। उन्होंने कैसे निकाला, क्यों निकाला, ये बहुत एक लंबी चौड़ी कहानी है। आप क्वांटम फिजिक्स में अगर पीएचडी करोगे तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी, उस चीज में हम नहीं जा रहे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्चुअली में यूनिवर्स की भी स्पीड लिमिट है। सोच के देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, कितनी अजीब बात है। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसी है जिसके बाद आप उससे तेज जा ही नहीं सकते हो। और आपको एक खास बात बताऊं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो लाइट हमें खुद दिखती है, मतलब जो विजिबल लाइट हमें दिखती है, वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, एक्सरेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आजकल यूवी का बहुत फैशन चला है सैनिटाइज वगैरह करने में, तो जो यूवी रेज होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सारी वेव्स जो हैं वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। तो ये एक्चुअली में यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है 299792458 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये उतना तेज होता है। ठीक है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम इसको ले लेते हैं, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव्स के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, या ईएम वेव्स के लिए वेव की स्पीड कांस्टेंट है, ये बेटर वर्ड ये है, वेव की स्पीड कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू c/λ, तो c इज इक्वल टू v/λ हो जाएगा। तो c कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पता है क्या होता है, आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, v × λ इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जितना ज्यादा हम लैम्डा बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी उतनी कम, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लैम्डा उतना कम। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए, वो हमको मैथमेटिकली बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, c की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर? ठीक है, बस अब इस पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे से सवाल आ जाते हैं। ये सवाल आप बाद में बहुत करोगे, अभी हो सकता है आपको टफ लगे, पर बाद में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो, अब तो आजकल रेडियो तो कोई ज्यादा सुनता नहीं है, बट पहले के जमाने में भाई बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो विविध भारती स्टेशन होता था, उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती थी, भाई हम 1368 किलो हर्ट्ज पे जो है अपने सिग्नल भेजेंगे। तो आपको पता है वो रेडियो आते थे, उसमें ऐसे लोग फाइन ट्यून करते रहते थे, वो नॉब को घुमाते रहते थे। वो इसीलिए कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी और विविध भारती स्टेशन से जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। जैसी मैच कर जाती थी, किशोर कुमार साहब की आवाज आना शुरू, मुकेश साहब की आवाज आना शुरू, रफी साहब की आवाज आना शुरू, है ना। हमको इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ओले, हमको स्पीड पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पता है, फ्रीक्वेंसी भी आपने दे दी, तो c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। c पता है, न्यू पता है, लैम्डा निकल जाएगी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 10⁻³ हर्ट्ज। सबको आपको ऐसा यूनिट में डालना है, सिर्फ 1368 डाल दोगे तो आंसर गलत आएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है इतना, उसको कन्वर्ट कर लो 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज, 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज का मतलब होता है सेकेंड इनवर्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/v। सिंपल हमारे फॉर्मूला से आ गया। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो लैम्डा आ जाएगी 219.3 मीटर। भाई 219 मीटर की वेव, सोच के देखो कितनी बड़ी वेव है यार, मतलब ह्यूज, बहुत ही बड़ी वेव है। तो जो एक्चुअली में रेडियोस होते हैं वो बहुत लंबी लंबी वेवलेंथ पे अपनी वेव्स भेजते हैं। ठीक है, क्लियर? एक और सवाल है, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में। अब यहां पे जो ट्रिकी वाला पार्ट होता है वो यही होता है कि यूनिट्स में बहुत खेला जाता है। भाई आपसे मीटर इनवर्स में ना पूछ के सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ लिया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। तो हमको वेव नंबर कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है येलो रेडिएशंस की, जिनकी वेवलेंथ हमको दी है। तो आपको वेवलेंथ दी है एंगस्ट्रॉम में, आंसर पूछा है सेंटीमीटर इनवर्स में। थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी वाला पार्ट है, तो इसकी कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। भाई हमको क्या पता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। सबसे पहले आप मीटर इनवर्स में निकाल लो। ठीक है, आप मीटर इनवर्स में निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली ये भी कैलकुलेशन कर सकते हो जो मैंने यहां पे करी है, क्योंकि 1 मीटर का कितना मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो अगर अपन मीटर से निकालते तो इसको हम क्या लिखते, 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे
मीटर को जब हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या, 10 की पावर 2। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/5800 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 2। तो 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो गया, 10 की पावर -8। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा वेव नंबर का, मेरा वेव नंबर का आंसर आ जाएगा भाई 17241.4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरा किसका आंसर आ गया, वेव नंबर का आंसर आ गया। इस वेव नंबर के आंसर के बाद हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर। क्योंकि हमने वेव नंबर डायरेक्टली निकाल लिया है तो हम डायरेक्टली उससे काम चला लेंगे। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी भाई, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको सेंटीमीटर के टर्म्स में हमने वेव नंबर निकाला था, तो स्पीड ऑफ लाइट को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तभी यूनिट से यूनिट कटेगा। देखो सब यूनिट्स का खेल है, आपको एक बार फिर से घुमा के देख लेना क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इस क्वेश्चन को कराने का पॉइंट ही है कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। वेव नंबर अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में डाल रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट भी सेंटीमीटर में डालना, उसको मीटर में मत डालना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इतना, कितना आ गया फाइनली 5.1 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, पर सेकेंड में आई है, मतलब हमने सब कुछ सही किया है। तो यार ये तो देखो बात हुई वेव के बारे में, जितना हम वेव के बारे में हमको अभी जानना जरूरी था हमने जान लिया। अब नेक्स्ट हम अटैक करने में पार्टिकल के बारे में, और पार्टिकल के बारे में बताया था हमको प्लैंक साहब ने। तो प्लैंक साहब को नमन करने वाले हैं अगली बार, बहुत मजा आने वाला है, एकदम काउंटर इंट्यूटिव और एकदम फील भरा होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।